चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। विकसित देश जिन्हें अपनी चिकित्सा सुविधाओं पर गुमान था, उन्होंने भी कोरोना के आगे घुटने टेक दिए। कोरोना की पहली लहर के दौरान ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत में कोरोना कहर बनकर आएगा। इसकी वजह ये थी कि भारत में विकसित देशों के मुकाबले चिकित्सा सुविधाएं कम हैं। भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए ये भी माना जा रहा था कि अगर कोरोना बेकाबू हुआ तो मरने वालों की गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पहली लहर के दौरान पूरी दुनिया को चौंकाते हुए भारत ने कोरोना को मात दे दी। इसकी एक बड़ी वजह वो कोरोना योद्धा है जिन्होंने कोरोना से लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। देश के लाखों डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना के आगे करोड़ों देशवासियों की ढाल बनकर खड़े हो गए। बेशक दूसरी लहर में कोरोना का मुकाबला करना मुश्किल हो गया, लेकिन डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की परवाह न करते हुए मैदान में डटे रहे। तीसरी लहर में कोरोना अब ओमिक्रॉन की शक्ल में हावी होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से तीसरी लड़ाई में जीत हासिल करने की कगार पर पहुंच गए हैं। हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले का स्वास्थ्य विभाग भी इस मोर्चे पर डटा हुआ है। यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों ने अब तक कोरोना का कैसे मुकाबला किया, आइए जानते हैं। चैलेंज बहुत बड़ा था और पूरा विश्व जो है इस क्रांति से गुजर रहा था। कहीं पर भी किसी को भी ये ज्ञात नहीं था कि वायरस कैसे आगे काम करेगा, कितना नुकसानदायक होगा। इस वायरस के अगेंस्ट क्या कोई दवाई हमारे पास होगी, इस वायरस के अगेंस्ट क्या कोई वैक्सीनेशन जल्द हमें मिल पाएगी, या सीधे सीधे जो स्वास्थ्य कर्मी इसमें काम करेंगे वो भी इस महामारी की चपेट में आएंगे, उनके साथ साथ उनका परिवार भी एट रिस्क होगा। तो ये सारे के सारे सवाल और संशय थे जब ये कोविड हमारे देश में आया, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में आया। चैलेंज काफ़ी बड़ा था। सुविधाओं का सही मायने में कहा जाए तो मैं इसको छिपाऊंगा नहीं कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार भी उतनी इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ये ठीक है कि दूसरी वेव और तीसरी वेव के बाद चीज़ें काफ़ी व्यवस्थित हुई हैं, लेकिन उस समय चैलेंज बहुत बड़ा था। कोरोना इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर है। अब तक डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने जिन जिन बीमारियों का इलाज किया, उनमें जान का खतरा बीमार व्यक्ति को ही होता है। लेकिन कोरोना एक ऐसा खतरनाक वायरस है जो इससे पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ उसे बचाने का प्रयास करने वाले को भी काल का ग्रास बना रहा है। ऐसे में यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के सामने बड़ी चुनौती थी। जिस दिन पहली बार मैंने अपने कमरे में, जब हमारे पास केसेस जो लॉकडाउन की शुरुआत की गई, उस समय मैंने अपने कमरे में डॉक्टर्स की मीटिंग ली थी और वो भय जो है मैं आज तक भी भूला नहीं हूँ चेहरे पे सभी पैरामेडिक्स के और डॉक्टर्स के। जब उनको कहा गया कि कल से सैंपल लेने हैं, कोई पेशेंट आता है, तो इस तरह से जहाँ हम एक तरफ लोगों को सामाजिक दूरी बनाने की बात कर रहे थे, घर में रहने की बात कर रहे थे, वहाँ हम डॉक्टर्स को कह रहे थे कि बिल्कुल नज़दीक मरीज के जाकर आपने सैंपल लेना है, उसके थ्रोट से और नेजल स्वैब से आपने सैंपल लेना है। तो एक भय जरूर था शुरुआत की स्टेज में। और कहीं ना कहीं जो निजी स्तर पे काम करने वाले हॉस्पिटल थे, प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करने वाले थे, उनके पास एक ऑप्शन थी कि उन्होंने अपने संस्थाओं को बंद कर दिया कि नहीं, इस बीमारी से जान है तो जहान है, इस तरीके की बातें भी चली। लेकिन सरकारी क्षेत्र के जो डॉक्टर थे और उनसे भी बढ़कर जो पैरामेडिक्स थे, उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर इस लड़ाई की शुरुआत की। और उनको देखकर जो है आम जन में फिर हौसला जगा। फिर बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं, मैं आज उनकी भी काफ़ी तारीफ करता हूँ कि बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं फिर इस सहयोग, इसके कार्य में स्वास्थ्य विभाग के साथ जुड़ी और सब ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस बीमारी, इस कोरोना की पहली वेव में, दूसरी वेव में और तीसरी वेव में काम किया। कोरोना की दहशत फैलते ही प्रवासी मजदूरों ने अपने घर लौटना शुरू कर दिया। पंजाब की ओर से आने वाले प्रवासी मजदूर यमुनानगर से होकर गुजरने लगे। जिला प्रशासन ने इन प्रवासी मजदूरों को अस्थायी कैंपों में रुकवाया। इन श्रमिकों का हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी था। जिला स्वास्थ्य विभाग ने फौरन प्रवासियों की जांच के लिए 2 क्विक रिस्पॉन्स टीमों का गठन किया और कैंपों में जाकर उनकी स्वास्थ्य जांच शुरू कर दी। खांसी, जुकाम, बुखार के साधारण लक्षण वाले प्रवासियों को कैंपों से अलग रखने के लिए डीएवी डेंटल कॉलेज में एक सार्वजनिक पृथक वार्ड का प्रबंध भी कर लिया गया। पहले तो यही नहीं पता था कि इससे लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, और जो इससे लड़ने के हथियार थे, जैसे कि हम शुरुआत की बात करें तो पीपी किट, किसी ने इसका नाम नहीं सुना था। सिर्फ जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जो लोग काम करते थे वो लोग ही उन किट का इस्तेमाल करते थे। उसको डोनिंग करना है, डॉफिंग करना है, लोगों की ट्रेनिंग्स है, कहाँ से वो उपलब्ध होगी।
क्योंकि बीमारी के साथ साथ जैसे ही ये महामारी यहाँ आई उसके साथ ही लॉकडाउन लग गया था। तो जो व्यक्ति इस तरीके के काम करते थे, जो इन चीज़ों को उपलब्ध करा सकते थे, उन तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वैकल्पिक तौर पर सभी इंस्टीट्यूशंस ने, सभी जिला स्तर पे जो हॉस्पिटल से या हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, उन्होंने अपने लेवल पर ही वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू की। हमने भी यहाँ शहर में जो हमारे लोग कपड़े की सिलाई का काम करते थे, उन्हें वो पीपी किट जैसा कपड़ा मुहैया कराया कि क्या वो इस तरीके की वीडियो से हमने उनको शेयर की वीडियो कि कैसे पीपी किट कैसे होती है, किस तरीके का कपड़ा उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह से लोकल लेवल पर पीपी किट तैयार की गई। इसी तरह से सर्जिकल मास्क जो है वो शुरू में जब हमने देखा कि उसकी जो है एक किस्म से ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई और वो मार्केट से एक किस्म से गायब हो गया। उस समय फिर कपड़े के मास्क का एक प्रचलन, कपड़े के मास्क को लोकल लेवल पर तैयार किया गया ताकि उसको लोग धो सकें, सफाई करके दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि ये चीज़ सबसे पहले समझ आ गई थी कि ये बीमारी ड्रॉपलेट माध्यम से फैलती है और इससे बचने के लिए सबसे प्रभावी चीज़ है वो मास्क है। मास्क हमारे मुंह और नाक दोनों को छिपा के रखे और इस मास्क के प्रयोग को लेकर कि ये मास्क डॉक्टर से लेकर हर व्यक्ति, चाहे वो हमारे दूर दराज के एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति हो, उसके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो गई थी कि हर व्यक्ति मास्क पहने, ताकि हम इस बीमारी से लोगों को एक समय में यदि बहुत सारे लोग बीमार होते तो ये संभव है कि स्वास्थ्य विभाग सेवाओं पर अनावश्यक दबाव पड़ता और वो कुछ लोग जो हैं वो मोर्टेलिटी का शिकार हो सकते थे। लेकिन लॉकडाउन ने, उसके बाद हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको हम लोगों को समझाने में कामयाब रहे। उस वजह से धीरे धीरे जो लोग बीमार हुए और जो लोग कोमॉर्बिड रहे वही लोग जो है उनका हमें नुकसान हुआ, बाकी लोग जो है बहुतायत में इस बीमारी से जूझ कर बाहर आ गए। यमुनानगर में कोरोना का कोई केस मिलने से पहले ही 3 अप्रैल 2020 को मात्र 8 दिनों में ईएसआई अस्पताल में एक उच्च स्तरीय वैकल्पिक अस्पताल तैयार कर लिया गया। इस अस्पताल में केंद्रीय ऑक्सीजन व्यवस्था के साथ 4 वेंटिलेटर, मल्टीपेरा मोनिटर्स व 12 उच्च स्तरीय उपचार व्यवस्था के अनुरूप बिस्तर स्थापित कर दिए गए। इसके साथ ही अस्पताल की दूसरी मंजिल पर संदिग्ध मरीजों के लिए अलगाव वार्ड की व्यवस्था कर दी गई। ईएसआई अस्पताल में जिला यमुनानगर के सरकारी व निजी क्षेत्र के एनेस्थेटिक व फिजिशियंस को वेंटिलेटर चलाने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE किट के बारे में प्रशिक्षण दिया गया ताकि जरूरत पड़ने पर चिकित्सक वेंटिलेटर को पूर्ण रूप से प्रयोग कर स्थिति पर नियंत्रण पा सकें। सभी डॉक्टर्स और स्टाफ को PPE किट के प्रयोग व निपटान के बारे में भी बताया गया। पहली लहर जब थी उस समय लोगों ने, क्योंकि बीमारी बहुत नई थी और इसका बीमारी से भी ज़्यादा इसका भय था लोगों के दिमाग में, तो जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी हुए उसमें उस समय हमारे पास वैक्सीनेशन की सुविधा भी नहीं थी। तो जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए कि इस बीमारी से फ़िलहाल बचने का एकमात्र तरीका है हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करें। पूरा देश लॉकडाउन से इसके साथ रहा, लोग घर से बाहर नहीं निकले, बीमारी से बड़ा बीमारी का भय था। तो लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस है उसको सही तरीके से उसकी कंप्लाइंस की, बाहर लोग नहीं निकले, सड़कों पर बिल्कुल सूनापन रहा। यमुनानगर में कोरोना की एंट्री 11 अप्रैल 2020 को हुई। यमुनानगर जिले के ममीदी और शादीपुर में कोरोना के 3 संक्रमित मिले। इसके बाद जिला प्रशासन ने इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बना दिया। स्वास्थ्य विभाग भी फौरन एक्शन मोड में आ गए। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से पहले ही इससे निपटने के इंतजाम शुरू कर दिए गए। 20 अप्रैल 2020 को सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने IMA के डॉक्टरों के साथ मीटिंग की। सभी IMA से जुड़े तथा निजी स्वास्थ्य संस्थानों के डॉक्टरों को निर्देश दिए गए कि अगर किसी भी निजी स्वास्थ्य संस्थान में किसी भी मरीज में ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या फिर SARI, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत ऐसे मरीज की जांच के लिए सैंपल लें और इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग यमुनानगर को दे। जिस समय पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और हर कोई घर से बाहर निकलने में परहेज कर रहा था, उस दौरान मुकुंद लाल जिला नागरिक अस्पताल के लिपिक कर्मचारियों ने सिविल सर्जन को लेटर लिखा कि मौजूदा हालात को देखते हुए वे सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे काम करने को तैयार है और कोरोना की स्थिति सुधरने तक अपना पूरा सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और फील्ड वर्कर्स के साथ साथ ऑफिस में बैठने वाले कर्मचारियों ने भी संकट की इस घड़ी में पूरा साथ दिया।
जिला स्वास्थ्य विभाग ने अप्रैल के अंत तक जिले में कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेने का कार्य तेज कर दिया था। जल्द से जल्द अधिक से अधिक संदिग्ध कोरोना मरीजों की सैंपलिंग हो, इसके लिए एक एम्बुलेंस को मोबाइल सैंपल कलेक्शन यूनिट में परिवर्तित कर दिया गया। इस मोबाइल यूनिट से जिले में संदिग्ध कोरोना मरीजों की सैंपलिंग में स्पीड पकड़ ली। यमुनानगर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य भी यमुनानगर जिले के नजदीक है। कोरोना से बचाव के लिए दूसरे राज्यों और जिलों से आने वाले ट्रक चालकों, यात्रियों और अन्य व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग भी बहुत जरूरी थी। इसका भी बीड़ा स्वास्थ्य विभाग ने उठाया। 3 मई 2020 को जिले की 4 सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने बाहर से आने वालों की थर्मल स्कैनिंग शुरू कर दी, ताकि कोई भी कोरोना प्रभावित व्यक्ति जिले में प्रवेश न कर पाए। संदिग्ध कोरोना मरीजों की अधिक से अधिक सैंपलिंग हो, इसके लिए आशा फैसिलिटेटर को ट्रेनिंग दी गई। सभी आशा फैसिलिटेटर्स को पल्स ऑक्सीमीटर भी प्रदान किए गए, जिनसे सभी आशा फैसिलिटेटर अपने अधीन सभी आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके क्षेत्र के लोगों की ऑक्सीजन सैचुरेशन, रक्त में ऑक्सीजन की कमी का पता लगा सके। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर सरकार ने कोरोना संक्रमितों के लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था आरंभ कर दी। होम आइसोलेशन वाले मरीजों को इलाज और अन्य सरकारी सुविधाएं समय पर मुहैया हो, इसके लिए यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़े होम आइसोलेशन वाहन को सड़क पर उतार दिया। इससे होम आइसोलेशन वाले मरीजों को घर बैठे समय पर इलाज और अन्य सुविधाएं पहुंचाने में काफी आसानी हो गई। यमुनानगर जिले में कोविड टेस्टिंग का काम तेजी से हो, इसके लिए नागरिक अस्पताल यमुनानगर में एक प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई। इस प्रयोगशाला में 2 माइक्रोबायोलॉजिस्ट, 2 रिसर्च असिस्टेंट व 8 प्रयोगशाला टेक्नीशियन नियुक्त कर दिए गए। इस प्रयोगशाला में RT-PCR कोविड-19 टेस्ट करने की क्षमता 188 प्रतिदिन थी। एक महीने में इसे बढ़ाकर 1000 प्रतिदिन कर दिया गया। इस प्रयोगशाला के आरंभ होने से जिला यमुनानगर के निवासियों को टेस्ट रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने लगी। दुनिया भर में कोहराम मचाने वाले कोरोना की वैक्सीन का इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा था। साल 2021 में कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण शुरू होने के बाद स्वास्थ्य विभाग यमुनानगर ने जिला वासियों के टीकाकरण के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया। सबसे पहले तो जब वैक्सीनेशन आई तो वैक्सीनेशन को प्रचारित प्रसारित करने के लिए सरकारी एजेंसी, डॉक्टर्स सभी लोग लगे, लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि इसके काउंटर में एक मिथ्या प्रचार भी चलता रहा, एक भ्रामक प्रचार भी चलता रहा कि इतनी जल्दी वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन से नुकसान भी हो सकता है। और ये मैं सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि मानता हूँ, विभाग की उपलब्धि मानता हूँ कि उस भयावह प्रचार के बावजूद भी हम लगभग अपने देश की बहुतायत में जनसंख्या को वैक्सीनेट करने में कामयाब रहे। हिंदुस्तान में आज अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 160 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। हम अपने ज़िले में 100% वैक्सीनेशन लगभग पहली डोज पूरी कर चुके हैं और 80% दूसरी डोज लग चुके हैं। और फॉर्चुनेट ये है कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन की वजह से कोई ज़्यादा हानि नहीं हुई और किसी तरीके की कोई डेथ किसी भी वैक्सीनेशन की वजह से रिपोर्टेड नहीं है। एडवर्स इवेंट भी बहुत ज़्यादा जो है वो रिपोर्टेड नहीं हुई है। तो ये चीज साबित करती है कि वैक्सीन हमारी कंपैरेटिवली सेफ है। जिला यमुनानगर ने तय समय में पहली डोज के टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया। जिस दिन ये लक्ष्य हासिल हुआ उस दिन 76% जिला वासियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी थी। तो पूरे देश की यदि हम बात करें तो एम्स के डायरेक्टर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन लगाई, हमारे जिले में हमारे डायरेक्टर जनरल ने सबसे पहले वैक्सीनेशन लगाई, प्रत्येक जिले में सिविल सर्जन ने सबसे पहले वैक्सीनेशन लगाई। तो वो यहाँ रोल मॉडल बने कि देखिए हम वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। ठीक है कि एक रूटीन के प्रक्रिया में जब वैक्सीनेशन कोई मार्केट में आती है तो उसके पीछे काफ़ी लंबा एक ट्रायल होता है, सेफ्टी प्रोफाइल की जांच होती है। हालांकि कोई मापदंड पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है, सिर्फ प्रोसेस को हैस्टन किया गया है, जल्दी किया गया है। और ये बात डॉक्टरी प्रोफेशन से ज़्यादा बेहतर कोई दूसरा लोग नहीं समझ सकते थे। तो इसीलिए डॉक्टर्स में रोल मॉडल बने और उन्होंने खुद सबसे पहले वैक्सीनेशन कराई। मैंने भी खुद अपने ज़िले में सबसे पहले वैक्सीनेशन लगाई थी, मेरी वाइफ के साथ मैंने वैक्सीनेशन लगाई थी। तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने इसको सहजता से एक्सेप्ट किया और हमने 100% वैक्सीनेशन की। तो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हमारे न केवल उन्होंने कार्य किया बल्कि वो आम जन के लिए रोल मॉडल भी बने, तभी हम इस बीमारी से एक किस्म से ये कह सकते हैं कि हम लड़ पाए। यमुनानगर जिले में 15 से 18 साल के युवाओं को कोविड वैक्सीन का टीकाकरण भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसके अलावा जिले में बूस्टर डोज का टीकाकरण भी जारी है। जिन लोगों को 2 डोज लगी हुई थी
उन लोगों की सेकेंड वेव में भी और ये जो थर्ड वेव अभी आई है ओमिक्रॉन की वजह से, इसमें भी हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम आवश्यकता पड़ी है और बहुत ही न्यून, कोई डेथ जो है वो रिपोर्टेड नहीं है जिनकी दोनों डोज लगी हुई है। तो उससे ये साबित होता है कि वैक्सीन हमारी सेफ भी है और इफ़ेक्टिव भी है। तो इसको लेकर भी जब लोगों को ये, ख़ास तौर पे जब दूसरी वेव आई, उसके बाद लोगों ने इस वैक्सीन की गहनता को समझा और फिर वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी कतारें लगने लगी। उसके बाद फिर जब केसेस कम हुए तो लोग पीछे हटने लगे। तो फिर हमारे ज़िले में ख़ास तौर पे कई NGO और स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई, उनके माध्यम से हमने ज़िले के लगभग 100% लोगों को पहली डोज और 80% लोगों को हम सेकंड डोज लगा चुके हैं।